वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, कल हमने आपको सामान्य हिंदी का जो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट था उसके हमने स्टार्टिंग के 50 प्रश्न दिए थे और इस वीडियो में हम अगले 51 से लेकर दोस्तों 100 तक प्रश्न जो देखने वाले हैं। दोस्तों, इस बार जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार भी हैं। दोस्तों, आपको ध्यान से देखना। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रीवियस ईयर के ही पेपर हैं, तो आपको इससे जो काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जो ऑफिशियल नोटिस था आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम का, उसमें साफ साफ लिखा था कि 30 से लेकर 33% जो है आपको हिंदी में क्वालिफाइंग मार्क्स जरूर लाना होगा, तभी जो है आपकी अगली सामान्य ज्ञान की जो कॉपी चेक होगी। इसलिए आपको हिंदी में लगातार मेहनत करते रहना है और हिंदी जो है आपका जो है अच्छा ज़रूरी है आपको पास करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें वीडियो अगर पसंद आएगा तो आपसे शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी या अंग्रेजी मूलक नहीं है। तो कौन सा शब्द अरबी फारसी या फिर अंग्रेजी मूलक नहीं है, तो इसका देखिए आंसर बहुत ही आसान है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, जल। जो जल है यह न अरबी है, न फारसी है और न ही अंग्रेजी है, यह शुद्ध हिंदी या फिर इसे आप संस्कृत का शब्द कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी का जन्म भी क्या हुआ, संस्कृत से ही हुआ है। तो संस्कृत और हिंदी में अधिक परिवर्तन नहीं होता है। तो जो जल है यह अरबी फारसी या फिर अंग्रेजी मूलक शब्द नहीं है, यह शुद्ध हिंदी का शब्द है। ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लिखा है कि निम्न प्रश्नों में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए, जो निशान लगा हुआ है आप टिक पर मत जाइएगा, हम इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है उसे पहचानना है। तो देखिए, चारों आपको ध्यान से आना चाहिए, तभी आप एक गलत का उत्तर दे पाएंगे। अशुद्ध कौन सा, देखिए भावुकता सही लिखा है, साहित्यिक भी सही लिखा है और सूची भी सही लिखा है, लेकिन उज्ज्वल जो है ये गलत लिखा है। देखिए, कई जो छात्र होते हैं उज्ज्वल में हमेशा कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि जो उज्ज्वल है वो कैसे लिखा जाता है। देखिए, उज्ज्वल की जो शुद्ध वर्तनी है ये इस प्रकार है, उज्ज्वल। इसमें 2 बार आधा ज लिखते हैं, ज पूरा इसमें नहीं लिखा जाता है। तो उज्ज्वल जो होगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, ये अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप क्या होगा, 2 बार आधा ज होगा, तो हमारा ये जो उज्ज्वल लिखा है ये बिल्कुल सही है, उज्ज्वल का रूप। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है यह अशुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न। देखिए, सभी प्रश्नों में अशुद्ध शब्द ही छांटना है। तो दुख बिल्कुल सही लिखा है, सुख भी बिल्कुल सही लिखा है, स्थिति भी बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन नंबर सी जो आइए लिखा है ये गलत लिखा है। देखिए, आइए किस प्रकार से लिखा जाता है शुद्ध रूप, आइए जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, आइए। आइए का शुद्ध रूप क्या है, ये जो है आइए का शुद्ध रूप है, लेकिन जो प्रश्न में दिया हुआ है ये, तो आइए में जो ये है ये जो है गलत रूप है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखिए लिखा है, इसमें भी बताना है कौन सा शब्द गलत है। तो आंदोलन बिल्कुल सही है, लुढ़कता बिल्कुल सही है, भाषाएं बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है अलौकिक, देखिए अलौकिक लिखा है ये गलत लिखा है। शुद्ध क्या होगा, अलौकिक होता है। शुद्ध रूप क्या होता है, अलौकिक जो है इसका शुद्ध रूप होगा, अलौकिक नहीं होगा। तो छोटी छोटी जो बातें हैं इसमें ध्यान देनी होंगी, क्योंकि परीक्षाओं में छोटी छोटी गलतियां होती हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है यह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, अलौकिक ये सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए इन सब में भी पहचानना है कि जो वर्ग कौन सा जो है अशुद्ध है। तो देखिए, उपलक्ष्य, आवश्यकता और कार्यक्रम सही लिखे हुए हैं, लेकिन जो अंतरात्मा है, अंतरात्मा जो है यह वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न। देखिए, संस्कृति, उन्नतिशील और तदुपरांत बिल्कुल सही है, लेकिन आप समझ गए होंगे जो पृथक है गलत लिखा है। पृथक का शुद्ध रूप क्या होता है, देखिए यह पृथक लिखा है और शुद्ध रूप होता है पृथक। जिस प्रकार हम पृथ्वी लिखते हैं उसी प्रकार पृथक लिखते हैं, जैसे हम पृथ्वी लिखते हैं उसी प्रकार हम पृथक लिखते हैं। तो पृथक में जो है ये हमारा होना चाहिए, ये शुद्ध रूप होगा। और जो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी जो ये है ये अशुद्ध रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, आगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, सदुपदेश, यथेष्ट और इनकार, ये 3 वाक्य सही लिखे, 3 शब्द सही लिखे हुए हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी निस्वार्थ है ये गलत लिखा हुआ है। शुद्ध रूप क्या होगा, देखिए निस्वार्थ का शुद्ध रूप होगा निह प्लस स्वार्थ। क्या होगा, निह प्लस स्वार्थ जो है इसका शुद्ध रूप होगा निस्वार्थ का। निस्वार्थ सही जो है वर्तनी नहीं है, निह प्लस स्वार्थ जो होगा इसका सही रूप होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें 4 शब्द दिए हैं, अशुद्ध पहचानना है। तो जो पहला ही शब्द है अशुद्ध है, औषधि। देखिए औषधि कैसे लिखा जाता है, ये तो औषधि लिखा हुआ है। औषधि कैसे लिखते हैं, औषधि, इसमें छोटी ई की मात्रा लगाते हैं औषधि में। तो जो औषधि है ये बाकी गलत लिखा है। इसके अलावा समाधि सही है, तिलांजलि और न्यायाधीश बाकी सही हैं।
ऑप्शन नंबर जो ए है ये गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इन सब में बताना है कौन सा वाक्य कौन सा शब्द गलत है। शीर्षक, दुष्य, पुष्पा सभी सही लिखे हुए हैं, घनिष्ठ गलत लिखा हुआ है। देखिए घनिष्ठ का शुद्ध रूप क्या होता है, घनिष्ठ होता है, क्या होता है, घनिष्ठ जो है शुद्ध रूप है, घनिष्ठ गलत है। इसी प्रकार देखिए एक शब्द क्या होता है, कनिष्ठ, कभी लोग इसमें भी कन्फ्यूज होते हैं। कनिष्ठ जो है ये गलत है, अगर हम इसका सही रूप देखें तो क्या होता है, कनिष्ठ, क्या होता है, कनिष्ठ सही है। उसी प्रकार घनिष्ठ में ठ होगा न कि ट होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका जो है यह अशुद्ध रूप है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए इन सब में बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो महत्व सही है, मनोयोग सही है, पश्चाताप सही है। झंडा जो है गलत लिखा हुआ है। झंडा का शुद्ध रूप क्या होता है, देखिए आप सभी को पता है, झंडा कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तो जो झंडा है यह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। तो देखिए यह थे वाक्य शब्द शुद्धि वाले कि वर्तनी की दृष्टि से कौन से शुद्ध हैं कौन से अशुद्ध हैं। तो ऐसे प्रश्न का आपको लगातार अभ्यास करते रहना होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 61 नंबर प्रश्न है, कंगाली में आटा गीला होने का क्या अर्थ है। देखिए यह एक मुहावरा है, कंगाली में आटा गीला होना। इसका सही अर्थ क्या होता है, गरीबी में और अधिक हानि होना। कंगाली में आटा गीला होना का मतलब होता है गरीबी में और अधिक हानि होना। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62वां प्रश्न, कलई खुलना का क्या अर्थ है। देखिए कलई खुलना का अर्थ होता है भेद खुल जाना। कलई खुलना का मतलब क्या होता है, भेद खुलना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कलई खुलना का मतलब होता है भेद खुलना। अगला प्रश्न है, खटाई में पड़ना का क्या अर्थ होता है। तो देखिए खटाई में पड़ना का अर्थ होता है अनिश्चित रहना, यानी कि किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में होना। अनिश्चित रहना मतलब खटाई में पड़ना होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नतमस्तक होने का क्या अर्थ है। तो देखिए नतमस्तक होने का मतलब होता है कि हार मान लेना। नतमस्तक का मतलब होता है हार मान लेना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नतमस्तक का मतलब होता है हार मान लेना। अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है कि नीचे मुहावरों में खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से भरना है। देखिए मुहावरे हैं और एक खाली स्थान दिया है, तो इसको उपयुक्त जो शब्द है उनसे मिलाकर भरना है। तो शब्द लिखा है कि आगे बीन बजाना, तो क्या होगा, देखिए आपको अगर याद नहीं है तो देखिए आप सभी शब्द को एक साथ इसमें फिट बैठा के चेक कर सकते हैं। देखिए पहला है भैंस के आगे बीन बजाना, ये तो बिल्कुल सही है। भैंस के आगे बीन बजाना बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर बैल लगा दें कि बैल के आगे बीन बजाना, गाय के आगे बीन बजाना, तो देखिए ये अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, क्योंकि आपको पता है कि भैंस के आगे बीन बजाना सही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा दिया है कि आस्तीन का, तो आप सभी को पता है आस्तीन का सांप होना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आस्तीन का सांप होना। अगला प्रश्न है, अपनी डैश अलग पकाना, यानी कि अपनी खीर पकाना, अपनी रोटी पकाना, अपनी खिचड़ी पकाना या फिर अपनी प्रसाद पकाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपनी खिचड़ी पकाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अपनी खिचड़ी पकाना यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक हलाल होने का क्या अर्थ है। तो अगला प्रश्न है, नमक हलाल होने का क्या अर्थ है। देखिए नमक हलाल होने का मतलब होता है कृतज्ञ होना, यानी कि किसी के किए हुए उपकार को मानना। तो जो किसी के किए हुए उपकार को मानता है उसे नमक हलाल कहते हैं, और जो किसी के उपकार को नहीं मानता है उसे हम नमक हराम कहते हैं, वो कृतज्ञ होता है। अगला प्रश्न है, खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा, खाक छानने का मतलब होता है भटकना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, मिट्टी में मिलाने का क्या अर्थ है। तो मिट्टी में मिलाने का अर्थ है किसी को बर्बाद कर देना। क्या होता है, जब किसी को बर्बाद करना होता है तो क्या होता है कि मिट्टी में मिलाना, बर्बाद करना, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में उपयुक्त कारक चुनना है। तो देखिए आपको कारक का चिन्ह पहचानना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है से, जो फल है पेड़ से अलग हो रहा है। तो देखिए करण में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण में से के द्वारा होता है, तो यहाँ पर से अलग हो रहा है, तो से के द्वारा ये नहीं होगा। अपादान से अलग होने में होता है। देखिए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो अपादान कारक है ये अलग होने के संदर्भ में ही प्रयुक्त होता है, तो अपादान कारक हो जाएगा से अलग होने में। संबंध का चिन्ह होता है काकी के रारी रे, और संबोधन में होता है हे भो अरे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जब किसी से कोई भी चीज़ अलग होता है वस्तु, तो वहाँ पर हमारा होता है अपादान कारक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, योग मूलावस्था है, उत्तमावस्था क्या है। तो देखिए
जैसे कि हमारे इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री होती है, जैसे कि गुड का क्या होता है, गुड का क्या होता है, गुड पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव हमारा होता है बेटर, और बेस्ट हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए उत्तमावस्था का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री आपको बताना है। देखिए योग हमारा मूल अवस्था है, योग्यतर क्या है, इसका हमारा कंपैरेटिव हो जाएगा, और जो हमारा योग्यतम है ये हमारा हो जाएगा उत्तमावस्था। तो योग्यतम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए, तो देखिए दिए हुए विकल्पों में उचित सर्वनाम या फिर उचित विशेषण चुनकर जो है इसका अर्थ उत्तर देना है। तो देखिए पहला वाक्य क्या है, पहला दिया हुआ कि लड़का बहुत चालाक है, यहाँ पर हमें उचित सर्वनाम या फिर उचित विशेषण चुनना है। तो देखिए वे लड़का बहुत चालाक है, सही नहीं बैठ रहा है। उस लड़का बहुत चालाक है, ये भी नहीं फिट बैठ रहा है। आप लड़का चालाक है, ये भी बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। तो देखिए इसमें फिट क्या बैठेगा, वह लड़का बहुत चालाक है, क्या हो जाएगा, वह लड़का बहुत चालाक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको सभी ऑप्शन को अगर चेक करेंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन आपको जरूर आसानी से सही लग जाएगा, इसलिए ये आसान तरीका है किसी भी प्रश्न का सही उत्तर देने का। तो वह लड़का सही है, चालाक है, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभी सरोवर में मोटा जल है, नहीं अच्छा लग रहा है। अभी सरोवर में छोटा जल है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी सरोवर में थोड़ा जल है, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। क्या है, अभी सरोवर में थोड़ा जल है जो है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी ऑप्शन को चेक करके देखिए, जो आपको सही लगता है पहले आपको वो आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्यकाल का द्योतक है, यानी कि भविष्यकाल का द्योतक कौन सा। देखिए मुझे दिल्ली जाना है बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे दिल्ली जाना है जो है ये भविष्यकाल का द्योतक है। मुझे ये काम करना है, मैं जाऊंगा, ये सभी क्या है, भविष्यकाल का द्योतक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 76 से 80 तक में गद्यांश के आधार पर जो है प्रश्नों का उत्तर देना है, 76 से 80 तक का। तो आइए हम गद्यांश पहले पढ़ लेते हैं। भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण वह अर्धांगिनी, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी, और श्लाघनीय गुणों के कारण वह देवी की कही जाती है। स्वार्थ और भोगलिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान के द्वारा समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसकी शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़ा। नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम सुवासित हो सकता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है देवता वहीं निवास करते हैं। अब देखिए ये हमारा गद्यांश था, इसके आधार पर हमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। देखिए पहला लाइन लिखा हुआ था भारतीय नारी के बारे में, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा जो उचित गद्यांश है ये भारतीय नारी जो है, इसका सही उत्तर देखिए लिखा है कि भारतीय नारी त्याग बलिदान। तो भारतीय नारी जो है यहाँ पर जो है इसका शीर्षक रखना उचित होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा शीर्षक। दूसरा प्रश्न है भारतीय नारी के गुण क्या है। देखिए त्याग व शक्ति, बलिदान, साहस व सेवा, ये सभी जो है भारतीय नारी के गुण है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है भारतीय नारी के गुण में ये सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नारी शक्ति के आगे किसको हारना पड़ा। तो आप सभी को पता है नारी शक्ति के आगे यमराज को भी हारना पड़ा। ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान कहाँ माना गया है। तो देखिए आप सभी को पता होगा यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। देवताओं का निवास कहाँ पर होता है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी को क्या नारी का रूप क्या है। तो देखिए घर की व्यवस्थापिका होने के कारण जो नारी का रूप है वो है लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो ए तालव्य है जो है क्या है, तालव्य एक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिचय। देखिए जो परिचय है यह एक विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न लिखा है कि तो देखिए निम्न प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानना है, यानी कि
83 से लेकर 88 तक जो प्रश्न है यहाँ पर हमें सर्वोत्तम विलोम शब्द जो है पहचाना। देखिए आपको विलोम शब्द पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जो विलोम शब्द है याद करने वाला, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 4 से 5 विलोम शब्द जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि 100 प्रश्न आपके होने वाले हैं। तो देखिए पहला क्या है, अल्प। देखिए अल्प का होगा बहु, आपको एकदम उचित ढूंढना। देखिए अल्प मतलब कम होता है, तो अल्प का ज़्यादा भी आपको लग सकता है, अल्प का बहुत भी हो सकता है, लेकिन आपको एकदम बिल्कुल जो है सही वाला पहचानना है। तो देखिए अल्प का क्या होगा, अल्प का हमारा सही विलोम होगा बहु। अल्प मतलब कम, बहु मतलब ज़्यादा। दूसरा है उषा। देखिए उषा मतलब क्या होता है, उषा का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए उषा मतलब होता है प्रातः काल, तो उषा का विलोम क्या हो जाएगा, संध्या। उषा का विलोम क्या हो जाएगा, संध्या। सुबह का विलोम की बात करें तो देखिए सुबह का विलोम हो जाएगा शाम, और उषा का विलोम होगा संध्या। अगला प्रश्न है अधिक। तो देखिए अधिक का विलोम होगा न्यून। क्या होगा, अधिक का विलोम होगा न्यून। आपने पढ़ा होगा अधिक कोण और न्यून कोण, तो जो अधिक होता है उसका विलोम क्या होगा, न्यून। कम का विलोम क्या होगा, कम का विलोम ज़्यादा भी हो सकता है, कम का विलोम अधिक भी हो सकता है। अगला प्रश्न है महान। तो महान का विलोम क्या होगा, देखिए महान का विलोम होगा तुच्छ। ऑप्शन नंबर जो ए है, महान का विलोम क्या होगा, तुच्छ जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दारिद्र्य। दारिद्र्य का विलोम क्या होगा, तो दारिद्र्य का जो सही विलोम होगा वो होगा वैभव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वैभव। अगला प्रश्न है सरल का विलोम क्या होगा, तो देखिए जो सरल का विलोम होगा वो होगा जटिल। ऑप्शन नंबर जो बी है, सरल का विलोम क्या होगा, जटिल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऋजु का विलोम क्या होगा, तो ऋजु का विलोम होता है वक्र। ऋजु का विलोम क्या होता है, वक्र। अगला प्रश्न लिखा है कि इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है, तो पहचानना है कि कौन सा मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है। तो देखिए पहला शब्द है अंबर। देखिए अंबर मतलब आकाश भी होता है, अंबर मतलब कपास भी होता है, अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, किंतु अंबर मतलब धातु नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह इसका सही समानार्थी नहीं है, अंबर मतलब धातु नहीं होता है। दूसरा है ध्रुव। ध्रुव मतलब देखिए दृढ़ भी होता है, स्थिर भी होता है, अचल भी होता है, लेकिन ध्रुव का अर्थ सूरज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है सूरज, ध्रुव का अर्थ ध्रुव का समानार्थी नहीं होगा। अगला प्रश्न है गुड़। देखिए गुड़ का सही समानार्थी क्या नहीं होगा, विश्लेषण। गुड़ का सही जो है समानार्थी विश्लेषण नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए आपको पहचानना है कौन सा पर्यायवाची नहीं, इसके लिए आपको चारों ऑप्शन याद होना बहुत ज़रूरी है। यदि पूछा जाए कौन सा है तो आपको एक आंसर चाहिए, लेकिन यदि पूछा गया कौन सा नहीं है तो जब तक आपको चारों ऑप्शन याद नहीं होगा तब तक आप सही उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको पर्यायवाची भी अधिक से अधिक पढ़ना होगा। तो देखिए पहला है झूठ। आपको पहचानना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखिए झूठ मतलब झूठ का पर्यायवाची मिथ्या होता है, झूठ का पर्यायवाची मृषा भी होता है, झूठ का पर्यायवाची असत्य भी होता है। जब आपको तीन पता होगा तभी आप चौथे पहुँचेंगे। तो झूठ का जो पर्यायवाची है वो वचन नहीं होता है। क्या होता है, झूठ का पर्यायवाची वचन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेढ़ा। टेढ़ा का देखिए पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वक्र होता है, बंक होता है, कुटिल होता है टेढ़ा का पर्यायवाची, लेकिन टेढ़ा का पर्यायवाची घुमा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा शब्द है घमंड। घमंड का पर्यायवाची गर्व होता है, दर्प होता है, ऐंठ होता है, लेकिन जो घमंड का पर्यायवाची एहसास है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा शब्द है छोटा। देखिए छोटा का हमारा पर्यायवाची लघु भी होता है, कनिष्ठ भी होता है और तुच्छ भी होता है, लेकिन जो अहम है यह छोटा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 नंबर प्रश्न का। अब देखिए निम्न में से कौन सा चिन्ह जो है योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका योजक चिन्ह पहचानना देखिए आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम लिखते हैं राजा प्रजा, तो राजा और प्रजा के बीच में हमने जो चिन्ह लगाया वो क्या है, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह हमारा ये होता है। इसकी बात करें ए की तो देखिए ये हमारा क्या है, विसर्ग चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अल्प विराम है, और जो ऑप्शन नंबर डी है ये संबोधन का चिन्ह होता है। तो आपको चार ऑप्शन याद हो गए होंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। देखिए अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि जो काम चल रहा है वो हमारा अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान का कार्य जो कि अपूर्ण यानी कि पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। तो देखिए पार्थ खेल रहा है, ये क्या है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पार्थ खेल रहा है अपूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, संदिग्ध भूतकाल का अगर हम बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने निबंध लिखा होगा। मैंने निबंध लिखा होगा, इसमें भूतकाल भी है और लिखा होगा तो है संदिग्ध भूतकाल भी है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है, पहला हमारा वाक्य क्या है, बच्चों से गुस्सा मत करो, ये अशुद्ध वाक्य है, इसे शुद्ध करना है, तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों पर गुस्सा मत करो। सही क्या हो जाएगा, बच्चों पर गुस्सा मत करो। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न हमारा है, मैं यहाँ कुशल पूर्वक से हूँ। ये अशुद्ध वाक्य है, सही शुद्ध क्या होगा, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, क्या हुआ, से यहाँ पे अधिक लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से हमने आपको बीएसएससी के जो पिछली ईयर के प्रश्न थे उसके 100 प्रश्न हिंदी के पूरे दे दिए। दोस्तों, ये वीडियो देने का हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि आपको ये पता चले कि जो बीएसएससी के पुराने पेपर हैं उसमें हिंदी का कैसा पूछा जाता है। तो देखिए, हिंदी काफ़ी अच्छा पूछा गया है। हिंदी पर आपको दोस्तों ज़रूर मेहनत करना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो और आपको ऐसा अगर ज़रा सा भी लगा हो कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।